हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुब्रजीत फ्रॉम संसूब वेल्थ। तो मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो है एनआरआईज के ऊपर। तो आज हमारे साथ मिस्टर इम्तियाज अहमद सर हैं, जो डीएसपी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीनियर मैनेजर हैं और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। तो सर को म्यूचुअल फंड में 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो वेलकम सर। थैंक यू सुब्रजीत, थैंक यू। और तो सर से आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे सरल भाषा में कि एनआरआईज के इन्वेस्टमेंट और एनआरआईज के टैक्सेशन के बारे में। तो सर, पहला सवाल आपसे है कि जो एनआरआईज जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू सुब्रजीत, आपने बहुत सही सवाल पूछा। मैंने अपने 15 साल के करियर में ये सवाल बहुत बार लोगों को पूछते हुए देखा है कि एनआरआईज का इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे, पहले मैं शुरू करूं कि ये जो हमारे एनआरआईज कौन है और कहाँ हैं। तो ये एनआरआईज हमारे पूरी दुनिया में लगभग 35 करोड़, मतलब 35 मिलियन लोग पूरे एनआरआईज और ओसीआईज हैं, जिसको हम लोग इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं, भारतीय प्रवासी। ये यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जीसीसी कंट्रीज में हैं और काफ़ी स्किल्ड लोग वाइट कॉलर अच्छे जॉब्स में हैं। अब आता है कि ये जो हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, ये जो हमने जो जर्नी तय की है फ्रॉम सेवंथ लार्जेस्ट इकोनॉमी टू थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और जो हम लोग भारत के अमृत काल की बात कर रहे हैं 2047 में मनाएंगे, और जिस तरह से जो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस है, जो म्यूचुअल फंड्स है, जिस तरह से ग्रो कर रहा है, तो उन सब की निगाह यहाँ पे है कि वो इस ग्रोथ स्टोरी में कैसे पार्टिसिपेट करें। ओके। तो मेरा जो दूसरा सवाल है सर से, वो है कि जो एनआरआईज का बैंक अकाउंट होते हैं, वो एनआरई एंड एनआरओ होते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनआरई एंड एनआरओ? तो सर आप इसको थोड़ा इजी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए सर। जी सुब्रजीत, तो आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया कि एनआरई और एनआरओ, लोग अक्सर इस सवाल पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंक अकाउंट में क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग फॉर्म भी भरते हैं म्यूचुअल फंड्स का, तो वहाँ पे एक चीज आती है रिपैट्रिएबल और नॉन रिपैट्रिएबल। तो उसी को मैं थोड़ा दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। तो एनआरई जो होता है वो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है। इसको आप ऐसे समझिए सिंपल टर्म्स में कि ये टैक्स फ्री अकाउंट होता है, इसके इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता है। इसको हम लोग बैंकिंग टर्म्स में टैक्स फ्री अकाउंट बोलते हैं। एनआरओ अकाउंट जो होता है वो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होता है। वो इंडियन सेविंग अकाउंट की तरह है कि जो एनआरआईज ओसीआईज बाहर रह रहे हैं, उनका यहाँ पे जमीन है, उनका रेंटल इनकम है, तो वो जो इंडियन इनकम है वो एनआरओ अकाउंट पे डालते हैं। अब सवाल आता है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एनआरई अकाउंट में तो टैक्स लगता नहीं है। yes. तो इसको हम लोग रिपैट्रिएबल अकाउंट भी बोलते हैं। तो हम लोग जब एनआरई बैंक अकाउंट का चेक लेंगे तो हम लोग फॉर्म में रिपैट्रिएबल टिक करेंगे। ओके। और इसमें टैक्स नहीं लगता है, तो आप फ्रीली पैसा ला सकते हैं और वापस ले जा सकते हैं, यानी रिपैट्रिएट कर सकते हैं। दिस इज अ रिपैट्रिएबल अकाउंट। ओके। एनआरओ में क्या होता है कि आप एनआरओ में भी बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से, लेकिन एनआरओ अकाउंट में आपको इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है जो कि 30% है। और अगर मैं बैंकिंग टर्म्स में बात करूं तो एनआरओ में प्रिंसिपल $1 मिलियन आप एक साल में आप ले जा सकते हैं। एनआरओ से पैसा एनआरई में ले जाना है तो बैंकिंग टर्म्स में 15 CACB फॉर्म भर के वहां पे रिपैट्रिएट कर सकते हैं। बट थोड़ी टेक्निकल्स है, तो इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि प्रिफरेबली आपको एनआरई अकाउंट से इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपके पास एनआरई और एनआरओ दोनों अकाउंट है। तो सर आपसे जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि जो एनआरआईज इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडियाज में, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट पे क्या जो टैक्सेशन आते हैं, तो थोड़ा आप उसको भी सरल भाषा में उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। जी सुब्रजीत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। टैक्सेशन में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनआरआई का टैक्सेशन क्या है। तो मैं शुरू करता हूँ टैक्सेशन। अब टैक्सेशन क्या होता है? जनरली टैक्सेशन का डेफिनेशन क्या होता है? दो तरह, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं इक्विटी की एग्जांपल ले लेता हूँ, तो एक साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, या उस पर प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स, और उस पर जो टैक्स भरते हैं वो एलटीसीजी। और हम लोग अगर एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उस पर टैक्स भरते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल। हमारी केस में, रेजिडेंट इंडियन की केस में, जैसा कि आप जानते हैं भली भांति कि वो जो टैक्स है वो एलटीसीजी 12.5% है, इंक्लूडिंग सरचार्ज और सेस लेके 13 के आसपास आ जाता है, और शॉर्ट एसटीसीजी 20% है। अब सवाल ये आता है कि एनआरआई के केस में क्या? एनआरआई के केस में बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल सिमिलर है। जो टैक्स हमारा 12.5 लगता है एलटीसीजी और एसटीसीजी 20% लगता है, वही टैक्स एनआरआईज को भी एलटीसीजी 12.5 और एसटीसीजी 20 लगता है। बस फर्क ये है कि उनका इंस्टेंट टीडीएस कट जाता है। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जब वो पैसा निकालेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी ने 10 लाख रुपए लगाया 2020 में, आज उसका
2000 हम लोग 25 में खड़े हैं और वो 10 लाख मान लीजिए कि 40 लाख हो गया है, तो 30 लाख की प्रॉफिट हुई, 30 लाख पे 1.25 लाख का एग्जेम्पशन है, तो बाकी अमाउंट पे उनको टैक्स लगेगा LTCJ क्योंकि 12.5% से लेके 13%। लेकिन वो जब पैसा निकालें और उनके बैंक अकाउंट में जाएगा एनआरआईज के केस में, तो उनका TDS कट के जाएगा, मतलब 13.5% टैक्स काट के म्यूचुअल फंड उनके अकाउंट में रिफंड करेगी रिडम्पशन अमाउंट। हमारे केस में टैक्स नहीं कटता है, TDS नहीं कटता है, हमारे केस में TDS नहीं कटता है, हम जब रिटर्न फाइल करेंगे तब वो टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड एनआरआईज के केस में सिंपल कॉन्सेप्ट है कि टैक्स आपको इंस्टेंट TDS कट जाएगा, बाकी टैक्सेशन सिमिलर है। एक चीज और कि एनआरआईज के केस में जो इंटरेस्ट इनकम होता है, जो डिविडेंड इनकम होता है, उस पर 20% टैक्स लगता है। ओके, थैंक यू। तो जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे, वो है कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स दुबई में मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने रिडम्पशन किया, तो उन पे जो है उनको 20% का TDS डिडक्ट हुआ है, राइट। और दुबई में जो है वो टैक्स फ्री कंट्री है, राइट। तो सर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि अगर वो टैक्स फ्री कंट्री है दुबई और एज पर इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में उनको 20% TDS कट रहा है, तो वो क्या उनको एजेंटेड हो सकता है, उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सही सवाल है सुब्रजीत, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपने सवाल किया, अक्सर मैंने एडवाइजर्स को देखा है या जनरल टर्म्स में, या हमारा काम हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करा लेना और रिडम्पशन हो गया तो काम खत्म हो गया, बट एक्चुअल में एनआरआईज के केस में यहाँ काम शुरू होता है। यस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वेल्थ एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर अंत तक है, ताकि उनको सारी हिकअप से दूर रखेगा। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हम इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं आज के डेट में, तो हम लोग फैट का, फॉरेन अकाउंट्स टैक्स कंप्लायंस एक्ट के अंतर्गत और DT डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत हम लोग 3 नंबर लेते हैं, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर US में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, UK में नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, और हर कंट्रीज में TIN नंबर होता है। GCC कंट्रीज में, दुबई में कोई टैक्स नहीं लगता, वो TIN एग्जेम्प्टेड कंट्री होती है, तो वो हमें इन्वेस्टमेंट के दौरान उसको देना पड़ता है। अब अगर हम आए कि आपने जो ये सवाल किया, तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्लाइंट का जो इन्वेस्टमेंट किया उसने, उसका रिडम्पशन हो गया, उसके अकाउंट में टैक्स कट के पैसा चला गया, लेकिन आप समझ लीजिए कि दुबई में तो टैक्स फ्री जोन है, आपने सही सवाल किया, 0% टैक्स लगता है, तो 20% तो उसका टैक्स लगना जायज नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करे? तो इसके लिए उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपको बताना होगा कि सर आप रिटर्न फाइल कीजिए, फॉर्म 10F होता है, फॉर्म 10F आपको भरना पड़ेगा, उसमें डिटेल्स देना पड़ता है। प्लस आपको दुबई से उनके जो होम कंट्री जहां वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहां से एक टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि वहां तो कोई टैक्स नहीं लगा और इस फाइनेंशियल ईयर या इस कैलेंडर ईयर में वो यहाँ प्रेजेंट थे। तो वो जब वो रिफंड, तब उनको जो रिफंड 20% है वो आ जाएगा। सिमिलरली मैं आपको बोलूं कि US में अगर किसी वो कैलिफोर्निया बड़े शहर में 40-45% टैक्स लग रहा है और यहाँ पे उनको 13% है, तो उनको हायर, तो डिफरेंस अमाउंट उनको US में पे करना पड़ेगा, नहीं तो उनको डबल, यहाँ 13 और वहाँ 45 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस अमाउंट कैसे क्लेम करेंगे? तो उसके लिए उनको टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट और फॉर्म 10F भरना पड़ेगा। इसके साथ में लास्ट में आपको सूरजीत, जो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जी चीज है वो है KYC। उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। करेक्ट। तो KYC एनआरआईज के केस में भी थोड़ी अलग होती है। हाँ, तो आप जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो पैन, आधार, फोटो के साथ हमारी KYC आजकल हो जाती है, लिंक्ड होती है, वैलिडेट हो जाती है। बट एनआरआईज के केस में क्या होता है? एनआरआईज के केस में हमें सबसे पहले पैन तो होना मैंडेटरी है, उनका पासपोर्ट लेना है और उनका ओवरसीज एड्रेस, जो कि यूटिलिटी बिल या उनका ड्राइविंग लाइसेंस या एम्बेसी से सर्टिफिकेट कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। प्लस आप अगर देखेंगे, आपने एक बहुत ही सवाल रिसर्फेस होता है कि वैलिडेटेड और रजिस्टर्ड। आप देखें, हम लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हैं, तो एज पर लेटेस्ट रेगुलेशन हमारा जो KYC जब हम करते हैं तो वैलिडेटेड है, तभी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एनआरआईज के केस में अभी भी अगर रजिस्टर्ड है, क्योंकि उनका आधार हमें नहीं चाहिए, तो वैलिडेट नहीं करना, अभी भी 2026 तक रजिस्टर्ड के हिसाब से रजिस्टर्ड भी हो जाए तो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो सुरजीत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि एनआरआई और एनआई इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोग हैं, 35 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है, और कहीं ना कहीं उनको कैसे पार्टिसिपेट कराना, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग, आप एक बात चीज देखिए कि रेमिटेंस हो रहा है, बहुत बड़ा पैसा रेमिटेंस हो रहा है, तो उनको कैसे पार्टिसिपेट कराएं इस ग्रोथ स्टोरी में, तो उनको ये बताना हमारा फर्ज है, और ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एनआरआईएस के टैक्सेशन को शेयर किया और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की कि एनआरआई को इन्वेस्टमेंट करने से इंडिया में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू।